Hello students. Today we are going to start chapter 9 physics force and laws of motion. आज हम चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम सिर्फ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। Which of the following statements is not correct for an object moving along a straight path? किस पाथ में मूव कर रहा है? Along a straight path in an accelerated motion, means there is some acceleration in the body. अब देखो, आप acceleration है और straight path है, इसमें क्या होगा? Its speed keeps changing, कि जो इसकी स्पीड है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, इस नोट को तो आप बिल्कुल अंडरलाइन कर ही लो। ये ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये गलत है, ये ठीक है, हम लगा देते हैं, पर नोट वाला बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमें ध्यान नहीं रहता। तो जब भी आप नोट देखें तो उसको आप जरूर अंडरलाइन कर लें। देखो, अगर किसी बॉडी में एसेलरेशन है, इसका मतलब उसकी एसेलरेशन, उसकी स्पीड है वो तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इट मीन्स इट इज करेक्ट। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, यस। जब स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। देखो यहाँ पर ये चीजें हैं क्या, मैंने आपको बताया है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। और यहाँ पर स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट पाथ इसका मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब अगर एसेलरेशन है तो स्पीड स्पीड चेंज हो रही है। वेलोसिटी किसके इक्वल है? स्पीड के इक्वल है, जब हमारी डायरेक्शन, जब हमारा कैसा पाथ हो? स्ट्रेट पाथ हो। जब स्ट्रेट पाथ हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? स्पीड के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से हमें पता लग गया कि हमारी स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, कि यहाँ कहाँ जाए? कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर जाए, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है हमारा। अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, इसमें कहा गया है कि एक फोर्स है वो हमेशा उस पर एक्ट करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारा मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो गया, अगर कहीं पर भी अगर यूनिफॉर्म आ गया ना, यूनिफॉर्म, वहां पर हमारा फोर्स एक्ट नहीं करता। क्योंकि हमें फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स वो होता है जो पुश और पुल क्या कर पाए? पुश और पुल कर पाए किसी बॉडी को। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट रेट से चलना स्टार्ट कर देती है तब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि भी अगर चीज यूनिफॉर्म है, इट मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो ये कौन सी नोट करेक्ट हो गई? ये वाली। तो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। फोर्स हमेशा एक्ट नहीं करता, स्टार्टिंग में एक्ट करेगा या जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्ट करेगा। जब वो यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रही है, दैट टाइम नो फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। देखो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम हमेशा याद करते हैं। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। एक इस डायरेक्शन में लग गया, एक इस डायरेक्शन में। ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पर लग गई, एक सिंगल बॉडी पर इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन लगाया, इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन लगाया, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल नेट फोर्स क्या आ गया हमारे पास? नेट फोर्स 0 आ गया। दिस बॉडी विल नॉट मूव। इसका मतलब क्या हुआ? कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगी। और ऐसा तो नहीं है, बॉडी तो मूव करती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखते हैं ऑप्शन। ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अगर ये एक्शन और रिएक्शन अगर सिंगल बॉडी पर लग रहे हैं तो हमारे यूनिवर्स में बच्चों कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑन रेस्ट, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। और जब जब नेट फोर्स 0 होता है वो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है ये। आगे देखते हैं। हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाँ, सम कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी, बट वो इसके अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, नहीं, परपेंडिकुलर तो नहीं लगती। ठीक है।
सॉरी, ये गलत हुआ, हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैंने यहाँ पे पढ़ा सम, तो गलती से हैव सेम मैग्नीट्यूड, हाँ सेम मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन सेम नहीं होती। डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो ठीक क्या है हमारा, बी। ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। जो आपके एक्शन और रिएक्शन पेयर होते हैं बच्चों, वो हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारी जो यूनिवर्स में है, हम मूवमेंट पॉसिबल कर पा रहे हैं, हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव कर पा रहे हैं। अगर दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर एक बॉडी पर एक्ट करने लगे तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर द थिंग। तो यहाँ पर जब भी हम ये पढ़ते हैं डेफिनेशन, हम सिर्फ इतनी पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्स एंड एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, हम आगे नहीं पढ़ते कि ये एक बॉडी पर लग रही है या अलग अलग बॉडीज पर लग रही है। होप यू अंडरस्टूड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A goalkeeper in a game of football pulls his hands backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to. ये तो आप करके देख सकते हो, आप क्रिकेट तो सब बच्चे खेलते हैं ना। जब भी आप किसी भी बॉल को कैच करते हो तो क्या करते हो, आप बॉल को ऐसे करते हो ना कैच, जब बॉल आनी होती है आप अपने हाथ को ऐसे कर लेते हो, करते हो। तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं बताओ। पढ़ते हैं, चलो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। कैसे फोर्स लार्ज हो जाएगा, इससे फोर्स लार्ज कैसे होगा, आप फोर्स थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप तो उसको रोक रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो, पकड़ोगे तो आपका फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो लार्ज कैसे होगा, गलत हुआ। रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। देखते हैं आगे वाले, पढ़ते हैं पहले। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि ये इंक्रीज कर देती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। नेक्स्ट है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिक्रीज कर देती है किस चीज को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। अब आप देखो, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। जब हमने हाथों अपने आपके हैंड्स यहाँ थे, आपने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर जाकर के बॉल को पकड़ा, आपने इतने पीछे कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया ना, ये आपका टाइम बढ़ गया। तो अब देखो टाइम बढ़ने से क्या हुआ, टाइम बढ़ने से क्या हुआ, ये फोर्स क्या हो गया, कम। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। जब टाइम बढ़ेगा, ये इसका मतलब क्या है, P2 - P1 बाई T2 - T1। जब आपका टाइम बढ़ेगा तो फोर्स, फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स बढ़े, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए बताओ, ये हम नहीं ले सकते इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो कंप्लीट डीपी बाई डी है, ठीक है ना, और डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कंप्लीट डीपी बाई डी है। तो अब देखो एफ क्या, टी के बढ़ने से एफ क्या हो गया, कम। तो रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द हैंड्स, तो ये फोर्स को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा ऑन द हैंड्स, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें उससे क्या होती है, इंजरी कम होती है। एकदम तो आपका, आपने क्या कहा, जैसे आपने यहाँ पर पकड़ लिया तो आपका जो मोमेंटम है वो एकदम से जीरो हो जाएगा, और तो आपको क्या होगी, इंजरी हो जाएगी। पर उसको टाइम, मोमेंटम को जीरो होने में क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो हम ये भी हम लगा सकते हैं कि डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट वो तब पॉसिबल है, तब हम लगाएंगे अगर हमें ये ना दे रखा हो ये ऑप्शन। क्लियर। वैसे हम अगर बी हमें दे रखा है तो हम डी को नहीं लगाएंगे। क्लियर। तो रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल्स ऑन द हैंड्स। नेक्स्ट, द इनर्सिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्सिया क्या होता है, व्हाट इज द इनर्सिया, इनर्सिया इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। इनर्सिया होता है बच्चों मास ऑफ बॉडी। अगर ये इनर्सिया मास ऑफ बॉडी है तो इसका काम क्या है। अब आप मुझे बताओ, एक
ऑब्जेक्ट है आपके पास 1 kg का, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास 5 kg का, विच कैन इजीली मूव, इनमें से कौन सा इजीली मूव कर सकता है, 1 kg ऑब्जेक्ट और 5 kg ऑब्जेक्ट? इट कैन मूव इजीली, इट विल मूव स्लोली। एम आई राइट? भाई हमने कंपेयर किया, ये तो सब कर सकते हो। अगर आपके हाथ में, ये आपने एक बार तो 1 kg का वेट उठाया, एक बार 5 kg का वेट उठाया, आप किस केस में फास्ट मूव करोगे, 1 kg में या उसमें? हम 1 kg का वेट उठा के फास्टली मूव करेंगे, और 5 kg का अगर हमने उठा लिया तो हम स्लोली मूव करेंगे, ठीक है ना? तो क्यों हुआ, किस चीज ने आपको चलने से रोका? कौन आपको चलने से रोक रहा है, कौन आपको पोजीशन चेंज करने से रोक रहा है? दिस मास। 1 kg कम है इसीलिए आप मूव कर पा रहे हो, 5 kg बहुत ज्यादा है, अगर आप 50 kg ले लोगे तो यू कांट मूव। तो जो मास होता है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस प्रोड्यूस करता है इन मूवमेंट। आपको समझ में आया ना? और उसी रिस्ट्रिक्शन को बोला जाता है इनर्सिया। तो अगर आपने पढ़ा हो डेफिनेशन, तो इनर्सिया क्या होता है? इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच अ बॉडी इज अनेबल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय इटसेल्फ, कि वो अपने आप कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास है जो उसको चलने से रोकता है। अब देखो, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, नो। टू डिक्रीज इट्स स्पीड, हाँ डिक्रीज करता है, पर जब मास बढ़ेगा तब डिक्रीज करेगा ना। पर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये आपकी क्या है एक्चुअल डेफिनेशन, कि वो चलने से ही रोकता है। जब चलोगे तभी तो डिक्रीज करेगा स्पीड को। तो अगर ये नहीं होता ऑप्शन सी, तो हम ये बी को फॉलो कर सकते थे, बट इफ ऑप्शन सी, देन वी विल नॉट अप्लाई बी। टू डीएसेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की तो बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो ये रोकता है, किस चीज को रोकता है? चेंज करने से, क्या? इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस करता है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज। देखो, ये क्वेश्चन ना बच्चों को इतना कंफ्यूज करता है, इतना कंफ्यूज करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो क्या होता है इसमें, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से बताती हूँ। ये आपकी ट्रेन है, यहां पर आप बैठे हुए, आपने किसी क्वाइन को उछाला, अगर वो क्वाइन दोबारा से आपके पास आ जाता है, ठीक है, अगर वो क्वाइन दोबारा से आपके पास आ जाता है, इसका मतलब जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म। कैसी है इस केस में? यूनिफॉर्म, क्यों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर आपने क्वाइन को ऊपर की तरफ टॉस किया, ठीक है, और वो आपसे पीछे की तरफ गिरता है, पीछे की तरफ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने क्वाइन को उछाला था, टॉस किया था, ऊपर की तरफ फेंका था, तब तो ट्रेन की वेलोसिटी कम थी, और जब ये नीचे की तरफ आया उतने टाइम में ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इसे तो आप आगे निकल गए, क्वाइन पीछे रह गया, यही हुआ ना। आप आगे निकल गए, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी तो कुछ है नहीं, आप थोड़ी मूव कर रहे हो, ट्रेन मूव कर रही है ना। तो पैसेंजर्स थोड़ी मूव करते हैं। तो जो इसका मतलब वो पीछे रह गया, आप आगे निकल गए, इसका मतलब ट्रेन क्या कर रही है? एसिलरेट कर रही है। अगर आपने जब क्वाइन को फेंका और वो आप पीछे रह जाते हो, क्वाइन आगे चला जाता है, इसका मतलब जब आपने क्वाइन को फेंका था, जब आपकी वेलोसिटी कुछ कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो, और उसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज। आपने तो क्वाइन तो फेंक दिया, क्वाइन की तो वही वेलोसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो अब पर ट्रेन की वजह से आपकी वेलोसिटी कम हो गई, इसीलिए आप पीछे रह गए, क्वाइन आगे चला गया, तो इसीलिए ये हो गया रिटार्डेड। इसका मतलब क्या हुआ? रिटार्डेड। अंडरस्टूड? तो हमें सिर्फ ये देखना, अगर आपके पास आ गया तो यूनिफॉर्म है, अगर पीछे जा रहा है
इसका मतलब जो ट्रेन है वो क्या कर रही है, एसेलरेट कर रही है। अगर आगे आ रहा है इसका मतलब वो क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए कॉइन आगे चला गया और हम पीछे रह गए। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जो हम अच्छे से समझ सकते हो। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे गिरता है, पीछे पीछे, इसका मतलब पैसेंजर आगे है, पैसेंजर आगे है, पैसेंजर को हमें ध्यान में रखना है। पैसेंजर आगे है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हुई, इंक्रीज होने का मतलब होता है एसेलरेट, तो इट एसेलरेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of mass is 2 kg. With a constant velocity, velocity is constant, 4 meter per second constant. The force required to keep the object moving with the same velocity is, F क्या होता है बच्चा, एम ए, यही होता है ना फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड एफ एम ए। एसेलरेशन क्या होती है, v माइनस यू बाई टी। अगर हमारी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम का मतलब v इज इक्वल टू यू, यही हुआ ना इसका मतलब, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट इज सेम, इसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम। अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, इट विल बी जीरो। क्लियर द पॉइंट, बिकॉज v किसके इक्वल हो गया, u के, तो ये क्या आ जाएगी, जीरो, जीरो बाई टी, जीरो। अगर आपकी एक्सेलरेशन जीरो आ गई तो फोर्स कितना आ जाएगा, एम जीरो, जीरो। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, जीरो न्यूटन। और वैसे भी हमें पता होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता। फोर्स कब लगता है, जब वेलोसिटी चेंज हो। ठीक है, तो हम वैसे भी डेफिनेशन से ही बता सकते हैं, बट हमने यहाँ पर निकाल भी लिया है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो आ रही है एंड फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स विल बी जीरो न्यूटन। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट किसके ऊपर काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नो, एनर्जी नो, वेलोसिटी नो, इट्स आंसर इज मोमेंटम। कंजर्वेशन, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जो आपका रॉकेट होता है वो इसके ऊपर काम करता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, मास डबल्ड, पहले अगर मास आपका m1 अगर m है तो m2 कितना हो गया आपका, 2 ऑफ m हो गया। इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, अगर आपकी, सॉरी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, अगर वेलोसिटी आपकी पहले v है तो जो v2 है वो कितनी होगी, 2v होगी, हाफ। देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी वेट, तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो देखो p1 क्या हो जाएगा, m1v1, वो क्या आ गया हमारे पास, mv आ गया। अब p2 क्या होगा, m2v2, m2 की वैल्यू क्या है, 2m, सॉरी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, वेलोसिटी बिकम्स हाफ, v बाई टू इंटू v बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, mv हो गया। तो P1 और P2 क्या आ गए हमारे पास यहाँ से, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू mv, दोनों ही क्या आ गए हैं, सेम। तो अब देखो क्या कौन सा आंसर होगा, रिमेन सेम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number of forces acting simultaneously on a body, number of forces एक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर साइमल्टेनियसली, ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, देन दीज फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर सेड टू बी, बताओ कौन से फोर्स होंगे ये। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ऐसा, ये एक डेली लाइफ से रिलेटेड केस है, कोई अलग न्यू चीज नहीं है। बहुत सारे फोर्सेज हैं, नंबर ऑफ फोर्सेज है, मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगी क्योंकि बिल्कुल इजी है और आपके डेली लाइफ से रिलेट करता है। मैं चाहती हूँ कि ये आप खुद इसका आंसर ढूंढे।
नहीं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल गिव आंसर टू यू। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज, उनको क्या लेके आना है? चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। वो रेस्ट में आएगी या किस में आएगी? यूनिफॉर्म मोशन में। बताओ क्या होगा? इन अ स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, या तो यूनिफॉर्म मोशन में लेके आना है या किस में लेके आना है आपको? रेस्ट में लेके आना है। तो बताओ क्या होगा? वेरी सिंपल, इवन हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आप खुद इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, व्हेन ए कार एट हाई स्पीड, कार किस में है? हाई स्पीड पे है। मेक्स a sharp turn, the driver in a car tends to get thrown to the side opposite to the turn। जैसे ही हम टर्न करते हैं, अगर हमने इस साइड टर्न किया यहाँ पर, तो जो कहा यहाँ से हम चल रहे थे ना, एकदम से जो शार्प टर्न किया हमने ऐसे, यहाँ से हमने ऐसे टर्न किया, अगर हम ऐसे टर्न करते हैं, जिस साइड टर्न करते हैं हम, उससे क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में वो जो ड्राइवर है वो थ्रोन हो रहा है, थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो टर्न कर रहा है उससे अपोजिट में वो थ्रोन हो रहा है। तो क्या किसके ड्यू टू हो रहा है? रेस्ट में तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इनर्सिया ऑफ टाइम होता ही नहीं है। तीन इनर्सिया होते हैं बच्चों, वन इनर्सिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्सिया ऑफ इनर्सिया ऑफ रेस्ट, इनर्सिया ऑफ मोशन एंड इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर कौन सा इनर्सिया होगा? बताओ। तीन इनर्सिया होते हैं, बट हम देखो, इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन भी इसका आंसर हो सकता है, बट हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन को स्टडी नहीं करते, हम सिर्फ टू ही इनर्सिया स्टडी करते हैं, इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा दैट विल बी इनर्सिया ऑफ रेस्ट। ओके, inertia of direction can be, but we will consider inertia of motion here. Understood? Getting my point? तो तीन इनर्सिया होते हैं वैसे, बट वो हम थ्री इनर्सिया 11th में स्टडी करते हैं, बट हम 9th स्टैंडर्ड में ओनली इनर्सिया ऑफ रेस्ट और इनर्सिया ऑफ मोशन ही स्टडी करते हैं। A man is standing on a boat in still water. बिल्कुल, स्टिल वाटर मीन्स रेस्ट में, वाटर इज एट रेस्ट। इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर देन द बोट विल, अगर वो शोर की तरफ जाता है इस डायरेक्शन में, मान लो, देन द बोट विल। अच्छा आप ये बताओ, जब आप भागते हो तो आप, जब आप चलते हो तो आप अपने पैर से उस अर्थ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो? जब हम पैर उठाते हैं तो हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, किस डायरेक्शन में अर्थ को प्रेस करते हैं? हमें आगे चलना है तो हम क्या आगे की तरफ ही प्रेस करते हैं, पीछे की तरफ? बच्चों जब देखो, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, सही बात है। तो एक एक्शन है, ये एक्शन है, तो रिएक्शन किस में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिएक्ट, मैंने कहा था दो अलग अलग बॉडीज हैं, एक्शन किस में हो रहा है? ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर, मैन एक्शन कर रहा है, रिएक्शन किस में हो रहा है? बोट में। बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगी? अपोजिट में। अगर मैन आगे करेगा तो वो बोट को किस डायरेक्शन में प्रेस करेगा? अपोजिट में, तभी तो उसको फोर्स मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? मैन स्टैंड कर रहा है, बोट में स्टिल वाटर है, अगर वो आगे की तरफ मूव करेगा देन ही विल प्रेस द बोट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देन मूव अवे फ्रॉम द शोर, तो वो क्या करेगी? अवे, वो कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स, तो एंड man is going towards the shore, the boat will move away from the shore. Next, which of the following is an incorrect statement? इनकरेक्ट को तो आप पहले ही अंडरलाइन कर लो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी,
बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको अभी बताया इनर्शिया क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया होता ही मास है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। कि जो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है उसको क्या बोलते हैं आप? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हो? लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो बोलते हैं हम, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी। अनबैलेंस्ड फोर्स, अगला देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो क्या बताता है आपको? प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स बताता है। क्या बताता है? प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स बताता है। और सी है आपका, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वेलोसिटी। जो आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कैसी वो वेलोसिटी को प्रोड्यूस करता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी, सी। टू टाइप्स के फोर्स होते हैं आपके पास, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। जब आपका फोर्स बैलेंस्ड होता है या तो उस टाइम पे या तो आपकी बॉडी रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगी। जब आपका फोर्स अनबैलेंस्ड होगा उस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, चेंज वेलोसिटी। देन सो दिस इज एक्यूरेट। यहाँ पर इनकरेक्ट, यहाँ पर ये क्या होगा? इनकरेक्ट। यहाँ पर देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पर जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो प्रॉपर्टीज बताता है फोर्स की। देखो मैं आपको तीन चीजें बताती हूँ। जो फर्स्ट लॉ है ना आपका, फर्स्ट लॉ, वो आपको बताता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो आपका सेकंड लॉ है ना, वो बताता है आपको कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। और जो आपका थर्ड लॉ है ना, वो बताता है प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। और प्रॉपर्टी क्या है? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बारे में बता रहा है ना, तो ये हम उसको कंसीडर कर सकते हैं करेक्ट में। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट कौन सा हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर चिल्ड्रन? तो इस वीडियो में हमने बहुत सारे एमसीक्यू को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, तो देखते रहिए। थैंक यू।